शिखर सम्मेलन महाराष्ट्र देख रहे हैं आप, जहां बात चुनाव की हो रही है, सियासी समीकरण की हो रही है, लेकिन इस सब के बीच एक सवाल जो बार बार राज्य की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर रहा है, वो सवाल प्रदेश के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी साहब की सरेआम हत्या का सवाल है। इस सवाल ने सियासत को गरमाया भी, और इस सवाल के बाद जिस तरीके से अब तक पुलिस इस गुत्थी को सुलझा नहीं पाई, उसने कई सिरे अनसुलझे छोड़ दिए हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करने के लिए इस वक्त एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन महाराष्ट्र के इस मंच पर हमारे साथ मौजूद है एक बेटा। बाबा सिद्दीकी के बेटे ज़ीशान सिद्दीकी की मैं बात कर रही हूं, और बेटे के तौर पर इसलिए मैंने ज़ीशान सिद्दीकी का परिचय कराया क्योंकि विधायक हैं ज़ीशान सिद्दीकी, आप सब जानते हैं। फिर से चुनाव मैदान में है ज़ीशान सिद्दीकी, आप सब जानते हैं। लेकिन शुरुआत हम जिससे करने वाले हैं बातचीत की, वो कोई नेता नहीं, सिर्फ एक बेटा है जिसने अपने बाप के जनाजे को कंधा दिया है। वो भारी बोझ जिसने उठाया है। एबीपी न्यूज की तरफ से हम सब की प्रार्थनाएं ज़ीशान आपके और आपके परिवार के साथ हैं। पहला सवाल मेरा ये कि ये दिवाली के मौके पर जब हम लोग आपसे बात कर रहे हैं, और वो दशहरे की रात थी जो आपके परिवार पर गुजरा, हालांकि जैसा मैंने कहा कि सब कुछ आपने खुद किया, अपने वालिद साहब को आपने खुद अपने हाथों से मिट्टी दी, लेकिन जो गुजरा उस पर अब तक यकीन हो पाता है? अभी भी ऐसा लगता है कि शायद कहीं से बाबा आवाज दे देंगे, या कोई फोन आ जाएगा, या कोई कहेगा कि अब्बा बुला रहे हैं? यकीन कर पाते हैं क्या? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी औलाद, बेटा हो या बेटी हो, अपनी जीवन को या अपनी ज़िंदगी को अपने पिता या माता के बिना कभी भी सोचती है। और मैंने भी कभी भी सोचा नहीं था। मैं मेरे पापा से बहुत बहुत नज़दीक था, अब भी हूँ, और नहीं, कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसा समय आएगा कि मैं ऐसे कोई इंसिडेंट के बारे में बात कर रहा हूँगा। पर नहीं, मुझे लगता है यकीन होता भी है, नहीं भी होता है। हर 10-15 मिनट ऐसे लगता है कि मतलब अपने आप को मतलब शेक करूं और लगे कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। क्योंकि पापा हमेशा हर आधे एक घंटे में उनसे बात होती थी। वो हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस करते थे, मैं हर एक चीज़ के बारे में उनसे डिस्कस करता था। तो ये चीज़, ये जो लॉस है, उसकी भरपाई तो कभी नहीं हो सकती, अब नहीं हो सकती, कई सालों तक नहीं हो सकती है। पर उनकी जो लड़ाई है वो अधूरी है, और मुझे यकीन है कि वो यही चाहेंगे कि मैं ज़्यादा नहीं सोचूं और उनकी लड़ाई को अब मैं लड़ूं। बेशक। मैं लेकिन आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एक बेटे के तौर पर आपके जहन में वजह क्या आती है? सियासी रंजिशें वजह आती हैं? इतनी सारी थियोरीज है ना, वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग, सलमान खान से दोस्ती, वो आपके वालिद साहब को भारी पड़ गई उनकी जान पर, SRA वाली थियोरी, पुलिस अभी तक इसको सुलझा भी नहीं पाई है। तो उलझन होती है, सवाल आते हैं मन में? उलझन होती है, रातों को नींद नहीं आती है, घर पे मम्मी है, बहन है, उनके अलग सवाल होते हैं। क्या सवाल होते हैं, बताएंगे? कि अभी तक बताइए किसने किया है, आपने पुलिस से बात क्यों नहीं की है, आपने इनसे बात क्यों नहीं की है? तो मैं भी कहता हूँ, मैं भी फ़ोन लगाता हूँ, मगर क्या है कि हर 6 घंटे में तो कोई नई अपडेट आ भी नहीं सकती है। मगर मैं मतलब क्या है कि चुनाव की प्रक्रिया भी है, फिर भी मुझे घर पे भी काफ़ी समय बिताना है, मम्मी के लिए, बहन के लिए, और उनसे पूछ के ही मैंने चुनाव का नॉमिनेशन भरा था। क्योंकि अब वो मेरी जिम्मेदारी है, पहले भी थी, पर अब ऐसा लगता है कि 12 अक्टूबर की रात को मेरी उम्र 20-25 साल बढ़ गई एक ही रात के अंदर। अचानक से ज्यादा मैच्योर हो गए जी। और मुझे लगता है भी बढ़ गई, जिम्मेदारियां बढ़ गई, मगर मुझे लगता है कि ये भी, अगर मैं आपके साथ आज बैठा हूं और बात कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मेरे पापा मुझे ताकत दे रहे ये करने के लिए। क्योंकि मैंने कभी जिंदगी में तब नहीं सोचा था कि मैं 10-15 दिन बाद उस मानसिक स्थिति में होऊंगा
ये बारे में बात करने के लिए भी। तो कहीं ना कहीं जी मुझे महसूस होता है, जब मैं नॉमिनेशन फॉर्म भी भर रहा था, जब मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ, आज रात को हम हमेशा हमारी एक प्रथा होती है कि नॉमिनेशन भरकर हम मक्का मदीना जाते हैं उम्रा करने के लिए। तो आज रात को मैं जा रहा हूँ और पहली बार पापा नहीं होंगे, तो वो हमेशा उसकी बात तो खलेगी। भावुक हो रहे हैं आप? नहीं, भावुक देखिए, हर समय अभी की बात नहीं है कि हमें वो एक चीज है कि वो रियलाइजेशन बहुत धीरे धीरे होती है। कभी कभी आपको लगता है कि नहीं, अभी आपको लड़ना है, आपको स्ट्रांग होना है, मगर फिर आपको कभी कभी लगता है कि नहीं, अभी मतलब कभी जिंदगी में बात नहीं होगी या क्या, मतलब बहुत सारी चीजें हैं दिमाग में कि उस दिन कैसे चीजें बदल सकती थी, ये हो सकता था, बहुत सारी चीजें हैं। पर अभी जो जो है, जिस स्थिति में हम हैं, उसे हमें आगे बढ़ाना है और उनको जस्टिस दिलाना है, मेरे परिवार को जस्टिस दिलाना है। तो पहली justice बार दिलाना आप है। उनके बिना उम्रे पर जा रहे हैं, जी। उनके नाम का उम्रा भी करेंगे जा रहे हैं तो? इसीलिए मैंने अभी पहले ही कहा था कि पहले प्लान था कि मैं एक ही दिन में आ जाऊं, मगर मैंने अपने साथी को यही कहा कि नहीं, हम एक रात रुक के आएंगे और 2 उम्रा करूंगा मैं, पापा के लिए भी उम्रा करूंगा और करेंगे। फिर पापा के लिए भी उम्रा अल्लाह करूंगा। कबूल करे आपकी ये कोशिश। बस मेघा आपसे सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि ये बिश्नोई गैंग का जो नाम आया, सलमान खान, और सलमान खान साहब के जो दोस्ती करीबी आपके परिवार के साथ, खासतौर से आपके पिता के साथ, वो हम सब जानते हैं। इस बात पे जितना मेरे ख्याल से आप लोगों को डिस्टर्ब किया होगा, उतना ही सलमान खान की फैमिली को भी डिस्टर्ब किया होगा। टच में है सलमान खान की फैमिली? उस वक्त तो हमने देखा बिल्कुल आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए थे, लेकिन अब टच में है? क्या कहते हैं वो देखिए, लोग? जीवन में किसी का दोस्त बनना कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और मैं यही मानता हूं कि सलमान भाई एक दोस्त से ज्यादा एक परिवार के सदस्य है। तब भी वो हमारे परिवार के साथ खड़े थे, और अब भी जब उनको पापा नहीं है साथ में, अब भी हमेशा वो चेक करते हैं, वो फोन करते हैं, परिवार के बारे में पूछते हैं। तो उनकी तरफ से जो प्यार था वो अभी बरकरार है, और हमारे तरफ से भी जो प्यार है वो हमेशा बरकरार रहेगा। तो इसमें कोई दो राहें नहीं है। ज़ीशान, शायद थोड़ी मुश्किल हो आपको ये जवाब देने में, लेकिन एक बार रिकाउंट करेंगे कि उस दिन दशहरे की रात एग्जैक्टली क्या हुआ था? आप भी ऑफिस में थे, बाबा सिद्दीकी जी भी ऑफिस में थे, आप एग्जैक्टली वहीं थे जब ये वारदात हुई? जी, देखिए, मेरी ऑफिस वाद्र पूर्व में है, जो मेरे मतदार संघ में है। पापा वहाँ ज़्यादा नहीं आते थे। 5 साल के कार्यकाल में मुझे लगता है पापा 15 बार आए होंगे, 10-15 बार आए होंगे। तो ऐसा नहीं था कि वो उनका कोई फिक्स स्पॉट था कि वो आप हमेशा उधर ही रहेंगे या ऐसा कुछ। मगर उस दिन, उसके अगले दिन संडे था, तो हमारी बहुत सारी ओपनिंग्स लाइंड अप थी। तो मुझे याद है, मैं ऑफिस में बैठा था, और हमारी ऑफिस में मैं सुबह तक बैठता हूँ, सुबह 5 बजे तक भी हम बैठते हैं, मैं बैठता हूँ। पापा ज़्यादा उनकी ऑफिस में बैठते हैं, मगर वो उस दिन आए थे और मुझसे बात की। मुझे याद है कि वो एंटी चेंबर में बैठे थे, मैं अपनी ऑफिस में बैठा था। तो मैं थोड़ी मीटिंग्स कर रहा था, वो थोड़े कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे। फिर मैं उनके साथ गया, थोड़ी बातें की आधे घंटे, फिर मैं वापस मीटिंग्स करने आ गया। फिर मुझे भूख लगी, तो मैं सोचा कि बाजू में एक छोटी सी रेस्टोरेंट है, तो मैंने सोचा कि मैं इडली खा के आऊँ। तो वो मैंने पापा को नहीं कहा कि मैं इडली खाने जा रहा हूँ, क्योंकि वो हमेशा मेरे वेट लॉस को लेके थोड़ा कहते थे कि नहीं, बाहर का मत खा, ये वो। तो मैं गया एंटी चेंबर में, तो पापा ईशा की नमाज पढ़ रहे थे, तो मैं रुका। उसके बाद मैं वापस गया, तो मैंने कहा कि मैं बस इधर ही जाके आता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा आपको मेरे से कुछ काम है? तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, मैं बस घर जाके खाना खाऊंगा, तो तेरे को घर पे मिलूंगा। तो फैमिली में ग्रुप में भी वही बोला उन्होंने, और घर ही जा रहे थे। तो मैं उधर से गया, थोड़े 1 मिनट दूर एक छोटी सी रेस्टोरेंट है, उधर मैं ऑफिस से जब निकला, तो मेरी गाड़ी बस ऑफिस के बस बाजू में पार्क थी। तो मैं जल्दी गया, तो लोग थोड़े आए जो बाहर रुके थे। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, कि मैं वापस आके मैं रात भर रुकने वाला था ऑफिस में। पापा घर जा रहे थे उनका काम खत्म करके।
तो पापा की गाड़ी थोड़ी दूर पार्क थी और वो हमेशा थोड़ी दूर ही पार्क करते थे, उनको एक आदत थी लोगों से बात करते करते हुए जाने के लिए। तो मैं जब गया तो मैं जैसे ही पहुंचा तो मुझे याद है मैंने बस एक ऑर्डर किया, मैंने एक इडली की ऑर्डर किया और दूसरा ऑर्डर करने ही जा रहा था, तब जो मेरे साथी है उनको एक फ़ोन आया और वो ऊपर से उठे और उन्होंने चिल्लाया कि बाबा भाई पे फायरिंग हुई है। तो तब मुझे कुछ समझा नहीं, मैंने बस चप्पल निकाली थी, तो बिना चप्पल के मैं तभी ऑफिस की तरफ भागा नंगे पैर। तब मेरे जो साथी थे और सिक्योरिटी थे मेरे पीछे आए और मुझे गाड़ी में डाले और फिर मैं जो व्यक्ति गाड़ी में था उनसे बात कर रहा था और मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि लीलावती। तो मैं कैसे न कैसे, अभी मुझे वो याद नहीं है कि वो 5 मिनट कैसे गुजरे जब मैं लीलावती जा रहा था। तब जब मैं गया तब पापा के बहुत खून बह रहा था और डॉक्टर्स बहुत कोशिश कर रहे थे। तब मैंने मम्मी को भी फ़ोन किया, बहन को भी फ़ोन किया, सब आए, परिवार वाले आए, तो ट्रीटमेंट चल रहा था। फिर थोड़ी देर बाद पता चला कि पापा नहीं रह सकता। ज़ीशान, क्योंकि ये वारदात आपके ऑफिस के सामने हुई है, आपको इस बात का अंदाजा है कि पुलिस का ऐसा अब मानना है कि शायद टारगेट पे आप थे? जी, मुझे ये पता चला है कि टारगेट पे हम दोनों थे या जो उनको पहले मिले, जो मिल जाए सामने। तो मैंने पुलिस से यही पूछा कि मैं जब निकला तो उन्होंने मुझे क्यों गोली नहीं मारी। तो उन्होंने कहा कि आप जब निकले तब आप जल्द से गाड़ी में बैठ गए और आपने मतलब उनको चांस नहीं मिला मुझे गोली मारने के लिए। और जब पापा आए तो थोड़ा चल के गए और फिर उन्होंने गोली मारी। तब तो मैं तो यही समझता हूँ कि पापा के आखिरी मोमेंट्स में भी वो मुझे बचा के गए, तो उन्होंने मेरी जान बचाई उनके आखिरी मोमेंट्स में ही। तो मैं अगर इधर जिंदा हूँ तो एक कारण के लिए जिंदा हूँ, क्योंकि मैं अगर 2 मिनट रुक जाता उधर, या मैंने ये भी मैं सोच रहा था कि मैं खाना मंगाऊँ या मैं उधर जाऊँ खाने के लिए, कभी कभी मंगाता हूँ कभी कभी जाता हूँ, तो मैं पापा को गाड़ी तक छोड़ने जरूर जाता। अगर मैं ऑफिस में रहता तो मैं कभी भी पापा को गाड़ी तक छोड़ने जाता। तो अगर मैं गाड़ी तक छोड़ने जाता तो शायद से आपके सामने आज नहीं बैठा होता, क्योंकि जिस तरीके से वो प्रिपेयर्ड आए थे, तो हम दोनों अगर उनको साथ में मिलते तो शायद से हम दोनों को वो मारते, उनकी जो इतनी सारी बंदूकें थी या गोलियां थी। तो मुझे लगता है एक बाप का उन्होंने इतना एक अहम रोल निभाया है कि वो जाते जाते भी उन्होंने मेरी जान बचा के गई है। आपके आंसू, आंख में आंसू हैं ज़ीशान। क्या आप जब आप लीलावती पहुंचे तो कुछ बात करने की हालत में थे? आखिरी वक्त वो कुछ भी बात नहीं हुई? आखिरी आपके ऑफिस में ही बात हुई थी? नहीं, मेरी आखिरी बात मेरी पापा से ऑफिस में हुई। उन्होंने बोला बेटा मैं तेरे को घर पे मिलूंगा, बस उसके बाद कोई बात नहीं। तो ज़ीशान, मैं बस ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि आपने भी कुछ ट्वीट्स किए हैं, आपने भी कुछ बयान दिए हैं और आपने हिंट किया है कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, पैसों की डिस्प्यूट के बारे में शायद कुछ है। जो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में ज़ीशान बात आई है अबाउट अ सर्टेन SRA प्रोजेक्ट, और आप पर रिसेंटली एक केस भी दर्ज हुआ था कि आपने लोगों को वहां पर आके सर्वे करने में रोका है, तो इस पर एक पुलिस केस आप पर हुई थी कि आप लोग ऑब्जेक्ट कर रहे थे किसी प्रोजेक्ट का, उस बारे में बताएंगे? प्रॉपर्टी डिस्प्यूट नहीं है मैम, ये दिस इज मोर ऑफ अ प्लेस वेयर द पीपल ऑफ वांद्रे ईस्ट वर सफरिंग, और उन पे अन्याय हो रहा था, उन पे अत्याचार हो रहा था। और अगर हम वांद्रे पूर्व का देखेंगे तो अनफॉर्चुनेटली वांद्रे पूर्व, बांद्रा ईस्ट पर से इज नॉट इवन हाफ एज डेवलप्ड एज बांद्रा वेस्ट। और जब हम आए थे, जब हम आमदार बने थे, मैं आमदार बना था, तब मैंने देखा था कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में सिर्फ पत्रे ही पत्रे हैं। बिल्डर्स ने लोगों को घर प्रॉमिस किए हैं, मगर कई जगह तो 20-20 साल उनको ट्रांजिट कैंप में रखा है या उनको भाड़ा नहीं दिया गया है। तो बहुत सारी चुनौतियां थी। एंड ये जो आप मेरे पे केस की बात कर रहे हो, ये भी बहुत अनफॉर्चुनेट था, क्योंकि तब एक जगह पे ज्ञानेश्वर नगर पे एक जब ये हो रहा था, तब उधर के लोग मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा था, मैं एक उनके
शिवसेना उबट्टा के लीडर है अनिल परब जी, तो उन्होंने एक मीटिंग ली थी और उस मीटिंग में उन्होंने कहा था कि हम बिल्डर लाएंगे और आपको कल साइन करना है। तो पहली बार एक जीबीआर होने जा रहा था जिसमें लोगों को पता ही नहीं कौन बिल्डर है। तो फिर मैंने भी सभा ली, मैंने कहा कि आप लोग जो करिए सोच समझ के करिए, क्योंकि आपका ये घर का फैसला है। ठीक है। फिर बिल्डर ने कहा कि नहीं, आपको घर इधर ही मिलेगा, घर की जगह घर इधर ही मिलेगा। तो मैं कहा ठीक है, कोई भी हो, अनिल परब जी लाए या कोई भी लाए, मगर घर उनको इधर ही मिलना चाहिए। फिर उन्होंने एक क्लॉज ऐड कर दिया कि घर की जगह घर आपको मुंबई में कहाँ भी देंगे। तो ऐसे बहुत बार आया है कि मुंबई में लोग किधर भी फेंके जाते हैं। तो मैं उधर गया, मैंने देखा कि बहुत जोर जबरदस्ती हो रही थी, लोगों को घर से घसीटा जा रहा था, वीडियोस आए हैं, पुलिस भी थी। तो मैंने कहा कि एसआरए को पुलिस प्रोटेक्शन मिलती है, पुलिस लोगों को नहीं कह सकती कि आपको करना है, या एसआरए दबाव नहीं डाल सकती है। तो मैंने एक स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिसको साइन करना है वो कीजिए, जिसको नहीं करना है वो किसी के दबाव में मत कीजिए। इतना बोलने पे मुझ पे एफआईआर हुई। ठीक। अगले सुबह मेरे घर पे पुलिस आई, तो मेरे पिताजी बहुत उसको भी लेके बहुत अपसेट थे कि पहली बार उनके राजकारण के में पुलिस आई हमारे घर पे सुबह 9 बजे। तो ये सब चीजें भी है, मैंने बयान में दी है कि कैसे कौन से प्रेशर पे पुलिस ने ये फैसला लिया कि एक मैं भी सिटिंग आमदार हूं, अपने जनता के प्रतिनिधि होने के नाते मैंने सिर्फ लोगों का साथ दिया है और गरीबों का साथ दिया है। तो वो प्रेशर क्यों बनाया गया था, मुझ पे एफआईआर क्यों गई थी, और अब वो एफआईआर की पुलिस ने सी समरी भी कर दी है कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, वो गलती से हुआ था। तो तब इतनी लापरवाही क्यों हुई थी, ये भी मैंने प्रश्न पूछा है। मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, गुत्थी अभी उलझी हुई है, सुलझी नहीं है। कब सुलझेगी अभी इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। मैं दोबारा उस सवाल पर आती हूँ जिस बात का जिक्र आपने भी किया, और वो वाकई में नजर आता है कि एक बाप शायद बेटे के लिए कुर्बान हो गया, आपको जीवन दान उन्होंने दिया जी। तो आपकी जिंदगी तो बहुत अनमोल हो गई। और ऐसे में अब जब आपने फैसला लिया कि आप दोबारा चुनाव लड़ेंगे बांद्रा ई सीट से, तो आपकी माता जी, आपकी बहन एक बार तो शायद मना किया होगा। देखिए, पहले जब ये हुआ तो पहले 5-6 दिन में मैं मानसिक स्थिति में ही नहीं था कि मैं कल सुबह के बारे में भी सोचूं। आई वॉज वेरी ब्लैंक, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आई डिड नॉट स्लीप फॉर द फर्स्ट 5 नाइट्स। मुझे चक्कर आ रहे थे, बहुत अजीब फीलिंग्स थी। 5 दिन तक सोए ही नहीं? जी नहीं, मैं सोया नहीं था। और मुझे लगता है मेरी परिवार में भी मेरी माँ, मेरी बहन नहीं सोई थी। फिर हम लोग एक ही कमरे में बैठते थे, रात को बातें करते थे कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ है, हमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, तो पप्पा के साथ क्यों हुआ है। पप्पा से बात करने की कोशिश करते थे। बहुत एक अलग माहौल था हमारे घर पे। आप बहुत इमोशनल हैं क्या ज़िशान? अब किसने, अगर आप वो किस जो अगर कोई अपना, मतलब घर में आपके सबसे ज्यादा इमोशनल कौन है? आप, आपकी बहन? कोई इसमें कोई मेजरमेंट तो नहीं कर सकते मैडम। हमने सबका सब कुछ खोया है, और किसी ने अपना नेता खोया है, किसी ने अपना मार्गदर्शन खोया है, हमने हमारा सब कुछ खोया है। तो वो चीज की तुलना कभी भी कर नहीं सकते। और जी, मैंने मम्मी से पूछा, मगर ये चीज बाद में हुई। पहले जब दिन में काफी लोग आए थे, नेतागण आए थे हमारे घर पे, मैंने थोड़ा अच्छा भी नहीं लगा कि कोई लोग उस समय भी चीजें को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की उन्होंने। तब उन्होंने ये भी कहा था कि आप टेंशन मत लीजिए, ज़ीशान को लड़ना है, मगर हम कोई कैंडिडेट नहीं डालेंगे। हमने कभी किसी से मांगा नहीं था, मगर महाविकास आघाड़ी के लोग आए थे, कहा था कि हम अनअपोज्ड करेंगे। महाविकास आघाड़ी से कौन? कांग्रेस भी आई थी, शिवसेना उबट्टा भी आए थे। अच्छा। उद्धव जी आए थे, आदित्य आए थे, और उन्होंने कहा था कि वो अनअपोज्ड। कांग्रेस के भी लोग आए थे, उन्होंने कहा था कि अनअपोज्ड करेंगे, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, आपके पिता ने इतना किया है, उनको रिस्पेक्ट करने के लिए। तो हमने कहा ठीक है। और उसके बाद जब उन्होंने एक कैंडिडेचर अनाउंस कर दिया, तब मैंने मेरी मम्मी को बोला कि पापा ने हमें ऐसी एक परवरिश दी है कि कभी भी लड़ाई अधूरी छोड़नी नहीं है। ओके। तो मम्मी ने भी तभी तुरंत बोला कि नहीं, आपको लड़ना है चुनाव, और अगर अपने आप के लिए नहीं तो लोगों के लिए और पापा के लिए लड़ना। तो मिलकर पूरे परिवार ने फैसला लिया। और उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। लेकिन मुझे एक बात बताइए, इसी साल के शुरू में आपके पिता ने कांग्रेस पार्टी से अपना 4 दशक पुराना रिश्ता था जो तोड़ दिया था, और वो एनसीपी अजित पवार गुट में चले गए थे। आप अगर कांग्रेस पार्टी या महाविकास आघाड़ी अनअपोज्ड आपको उम्मीदवार बना देती, तो क्या आप कांग्रेस में ही रहते, महाविकास आघाड़ी में ही रहते?
नहीं मैडम, आप अपनी पिता की लाइन पर नहीं चलते? उन्होंने कहा था कि आप जिधर से लड़ना चाहो हम कैंडिडेट नहीं डालेंगे। आपने उन्होंने मन ऐसा बना कहा। लिया था कि आप एनसीपी में ही जाएंगे? नहीं, तभी तो मैंने कुछ मन नहीं बनाया था, मुझे दिमाग में इलेक्शन आ भी नहीं रहा था। उन्होंने सिर्फ इतना बोला था कि हम कैंडिडेट नहीं डालेंगे, आपको जहां से लड़ना है आप लड़िए। मगर तब मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि मैं कहां से लड़ूंगा, चुनाव कैसा होगा। मगर जब उन्होंने कैंडिडेट अनाउंस किया तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, आभार मानता हूं कि अजीत दादा ने इस कठिन समय में भी मुझे एक मौका दिया, वांद्रे पूर्व की जनता की बात सुनी और मुझे चुनाव के मैदान में उतारा। तो फिलहाल लड़ाई ज्यादा मुश्किल कौन बना रहा है जिशान के लिए? बांद्रा ईस्ट सीट से महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार, वहां से ठाकरे परिवार ने अपने परिवार के सदस्य को ही उतार दिया, या फिर खुद आपके सहयोगी महायुति जो एक एक करके उनके पार्टी से रिलेटेड लोग जो है वो कैंडिडेट के तौर पर आपके सामने है? जिशान वर्सेस ऑल है क्या बांद्रा ईस्ट में? देखिए मैडम, मैंने जो सबसे मुश्किल घड़ी होती है एक इंसान के लिए, वो होता है जब वो अपने पिता को खो देते, वो अपने बाप को खो लेते। मैंने वो मुश्किल घड़ी देख ली है, तो अब जो भी आए सामने मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैंने वो चीज देख ली है। अगर आप तस्वीर देखेंगे तो हम जिधर जाते थे कपड़े भी मैचिंग पहनते थे, मैचिंग पहनते थे हर जी। जगह, हर ईद में, इवन ईद के पार्टीज, जी बिल्कुल सही कह रहे उसमें हैं। ही नहीं, हाँ। आप ये इंडिपेंडेंस डे की तस्वीर है। हाँ। तो हमने वो ट्राई कलर पहने थे और मम्मी बहुत शौक से मम्मी सिलाती थी कपड़े। अभी भी जब भी हम जाते थे, अमूमन जब तो बच्चे छोटे होते हैं तो पापा जैसे कपड़े उनको पहनाए जाते हैं इस जी, तरह त्योहार मगर के मैं मौके पर, तो अभी भी लेकिन मेरे आपकी मम्मी वो पापा के लिए क्लोजनेस है छोटा वो हूं। दिखती थी कि इस जी। उम्र में भी बिल्कुल मैचिंग कपड़े। जी जी, मैचिंग कपड़े हमेशा होते थे और हर चीज में हम होते थे। कभी हमारे जूते और चप्पल भी सेम होते थे। पापा का साइज एक छोटा था तो मैं कभी कभी उनके चप्पल भी पहन के चले जाता था, तो वो जी। जीशान, आपके पिताजी बॉलीवुड में एक तरीके से कहिए तो बॉलीवुड के कई ऐसे स्टार्स को साथ लाने के लिए, एक जगह पर एक रूफ के नीचे साथ लाने के लिए जिम्मेदार हैं, जो सालों सालों से एक दूसरे के रास्ते भी नहीं आते थे। द कनेक्शंस इन बॉलीवुड दैट योर फादर हैड वर ट्रेमेंडस, एक्सीलेंट। कितना सपोर्ट मिला है परिवार को ऐसे समय में वहां से और उनके दोस्तों से, कटिंग अक्रॉस पॉलिटिकल लाइंस? See, my father has always been a very large-hearted person. He is someone who has been so magnanimous in life. His smiles bring people together. And it's not surprising that if somebody is in the same room as him, कोई अगर दो व्यक्ति जो भी हो अगर उनके साथ एक कमरे में हो, तो एक जाहिर सी बात है कि वो भी स्माइल करेंगे, क्योंकि उनकी स्माइल इतनी इन्फेक्शियस थी। तो पापा के जो दोस्त रहे हैं बॉलीवुड में भी, पॉलिटिकली भी, अलग अलग बिजनेसेस में, प्रोफेशंस में, डॉक्टर्स, लॉयर्स, सब ने साथ दिया है। हाँ, हर एक नियम होती है दुनिया में कि कुछ ना कुछ लोग तो बदलते ही है, तो लोगों के चेहरे के रंग किधर ना किधर तो बदलते देखा ही है। मगर वो पापा ने हमें तैयार रखा था कि आपने कहा था कि जीवन में कोई ना कोई तो रंग बदलेगा ही, तो वो बदले भी है। कोई ऐसे भी लोग हैं जिन्हें हमने सोचा भी नहीं था इतने हमारे लिए खड़े रहेंगे, पर वो खड़े रहे। तो इट्स बीन अ मिक्स्ड बैग ऑफ इमोशंस एंड ही हैज मेड सम वंडरफुल फ्रेंड्स who have stood by us during these tough times. मुश्किल वक्त में अच्छे और खरे जी। लोगों की पहचान होती है, सच्चे जी। दोस्तों की पहचान जी। होती है। मैं बस आपसे चलते चलते एक सवाल का और जवाब लेना चाहती हूँ। हालांकि ये सवाल शायद आपको तल्ख भी लगे, लेकिन एक हकीकत भी है कि राजनीति में जो सहानुभूति फैक्टर है वो कई बार बहुत काम कर जाता है। तो आपको भी लगता है कि इस बार उसका एक एडवांटेज है जो आपके साथ है? देखिए मैडम, सहानुभूति और काम में बहुत फर्क है। 5 साल में जो मैंने और मेरे पिताजी ने काम किया है वो हम लोगों के सामने लेकर जाएंगे, और लोगों को पता है कि मेरे पापा की जान गई है लोगों की घर की लड़ाई लड़ते हुए। तो लोग भी मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी से है, उनके घर भी मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी से है, तो इससे ज्यादा मेरे परिवार का क्या बलिदान हो देखिए, सकता आपने है। बहुत बड़ी बात कही। जी, आप कह रहे हैं कि लोगों को ये पता है कि घर की जी। लड़ाई लड़ते हुए आज लोगों की, अगर आप मतलब कोई भी आप जगह- बिल्कुल रूल आउट कर रहे हैं वो लॉरेंस बिश्नोई वाला और सलमान खान की दोस्ती वाला एंगल जो चल रहा है? दोस्ती वाला एंगल तो मुझे आश्चर्यचकित लगता है, क्योंकि पापा अस्पताल से पहुंचने से पहले ही बहुत सारे लोगों ने ये एक नैरेटिव चला दिया कि अरे ये लॉरेंस बिश्नोई है, ये सलमान भाई का है। तो मैंने भी थोड़ी क्वेश्चंस पूछे थे कि लोग अगर इतने प्रिपेयर्ड थे, अगर मुंबई पुलिस भी इतनी प्रिपेयर्ड थी कि ये चीज़ है, तो देन आपने ये चीज़ को प्रिवेंट क्यों नहीं किया?
अगर 1 महीने से ये चीज हो रही थी, रेकी हो रही थी या कुछ हो रही थी या कैसे भी हो रही थी, तो आप 4 मिनट में तो डिसाइड नहीं कर सकते कि किसने किया और क्यों किया। बहरहाल मैं मुंबई पुलिस तो नहीं हूं कि मैं बोलूंगा कि किस माध्यम से हुआ, बट ये मैं जानता हूं कि मेरे पापा की जान गई है गरीबों की घर की लड़ाई लड़ते हुए, उनके हक के लिए, और वो लड़ाई मेरे रगों में उनका खून दौड़ रहा है और वो लड़ाई अब मैं लड़ूंगा और वो मुद्दों के साथ जाकर मैं मतदाताओं से मत मांगूंगा और मुझे उम्मीद है, यकीन है कि मैं ज्यादा से ज्यादा वोट से रिकॉर्ड ब्रेकिंग विक्ट्री ज़ीशान, आप मिले थे देवेंद्र फडणवीस को जो होम मिनिस्टर हैं, आप उनके घर पे गए थे, लंबी मीटिंग हुई थी आप लोगों की। मैं ये नहीं पूछ रही हूँ कि आपने उस क्लोज डोर में आपकी होम मिनिस्टर से क्या बात हुई है, मगर ऐसा कुछ जो आप शेयर कर सके जिससे आपको थोड़ा आश्वासन मिला कि इन्वेस्टिगेशन सही लाइन पे है, क्योंकि आज ही मैंने उनको पूछा सुबह, 3 वीक हो गए हैं, हमें ये नहीं पता कि किसने करवाया, किसी ने तो करवाया इसे ना। सही बात। देखिए मैडम, जो आप पूछ रहे हैं वो मेरे परिवार वाले और मैं भी, हम जब डिस्कस करते हैं वो हर आधे घंटे में वही डिस्कशन होती है कि किसने किया। जब तक वो क्लोजर हमें नहीं मिले तो हमारी जिंदगी आगे चलेगी कैसे। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे कहीं ना कहीं मायूसी भी है कि अभी तक हमें ज्यादा लीड्स नहीं मिले हैं। और मैं स्पष्ट शब्दों में कहूंगा, मैं राजनीतिक लीडर बाद में हूं, एक बाप का बेटा, एक भाई, एक बहन का भाई और एक मां का बेटा उससे पहले हूं। तो मेरी ड्यूटीज है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मेरा कर्तव्य है, फर्ज है ये चीजें पूछना, और मैंने ये चीजें पूछी है। एक स्टेटमेंट दिया है हमने मुंबई पुलिस को, मैंने दिया है, और जो जो हमें डाउट्स थे, इंक्लिनेशंस थे, विचार्स थे, थॉट्स थे, हमने स्पष्ट शब्दों में पुलिस को कहा है कि आपको हर एक एंगल से ये करना है। यही एंगल नहीं सोचना है कि जो चल रहा है, और ये जो ज्यादा चल रहा है वो एक बाहर से चल रहा है। मुंबई पुलिस ने तो मुझे कभी नहीं कहा है कि ये सलमान भाई का एंगल है। लॉरेंस बिश्नोई की एंगल आपके सामने मुंबई पुलिस ने नहीं लाई है, अभी तक नहीं उनका ये नहीं मानना है, उनका ये नहीं कहना है, उनका यही कहना है कि हम ढूंढ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। फडणवीस साहब भी थे, अजीत दादा भी थे, सीएम साहब भी थे, कमिश्नर साहब भी थे। मैंने सबसे उनसे एक ही रिक्वेस्ट की है कि आप एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन कीजिए, अपने आप को मेरे जगह पे कीजिए कि एक बेटे ने अपने बाप को खून में लथपथ देखा है और उन्होंने अपनी जान गंवाते हुए देखी है। तो आप वैसे फेयर इन्वेस्टिगेशन किए कि आपके बाप की सरेआम अगर किसी ने हत्या की हो तो आप ऐसे इन्वेस्टिगेशन कीजिए। अगर आपके दिल को सही लगता है कि आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो मैं क्या ही बोलूं आपको। लेकिन क्या इस सवाल के लिए तैयार हैं कि जब लोगों के बीच जाएंगे तो लोग आपसे पूछेंगे कि आप एक ऐसे सरकार के नुमाइंदे के लिए हमसे वोट मांगने आए हैं जिस सरकार की नाकामी और जिस सरकार के खराब लॉ एंड ऑर्डर की वजह से आपने खुद इतना बड़ा पर्सनल लॉस सहा। मैडम, मैं ये लॉ एंड ऑर्डर फेलियर जरूर है। मैं मुंबई पुलिस से मेरी बात हो रही है, ये मुंबई पुलिस ने देखिए हमें भी उनको समय देना है इन्वेस्टिगेशन के लिए। अगर मैं आपको बोलूं कि नहीं मुझे 4-5 घंटे में उसका, पहले हमने ये भी बोला कि नहीं क्यों नहीं, मगर किसी गलत इंसान को तो हम नहीं कर सकते। हमें क्लोजर तब यही मिलेगा जब सही इंसान, और किलर तो ठीक है वो तो प्यादे है, मगर किसने कंस्पायर किया था, किसने ये कंस्पिरेशन की थी। देखिए चुनाव आते रहेगा, मगर जब तक हमारे परिवार को जस्टिस नहीं मिले हम तो चुप नहीं बैठेंगे। मैंने मेरी जिंदगी का सबसे अमूल्य चीज खोया है। तो मैडम ने ऐसे भी और पूछा था कि अब आपको डर नहीं लगता है, तब जब आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिंदगी में खो लेते हो तो आपकी इच्छाएं भी कम हो जाती है और आपका डर भी खत्म हो जाता है, क्योंकि जो था वो खो दिया, अब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। But Zishan, did you see this coming? I did not see this coming. My family did not see this coming. My mother was waiting at home for my father to come and have a dinner at home with the family. There were threats to the family, There has been absolutely no threats to the family. कोई थ्रेट मुझे और मेरे परिवार को नहीं आए हैं, पर मैंने और मेरे पिताजी ने सिक्योरिटी के लिए जरूर बात की थी, क्योंकि एक जनरल लेवल पे हमने सिक्योरिटी की बात की थी, क्योंकि मुझे लगता है मई में एक अफवाह भी उड़ी थी कि घर पे फायरिंग हुई है। जब मैं पापा, हम लोग सब लंदन में थे, तो पापा सामने मेरे नाश्ता कर रहे थे, तो मैंने ये भी क्वेश्चन पूछा है कि वो अफवाह आई है तो किधर से आई है, बिकॉज देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। तो बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे तो नहीं, बहुत कम जवाब मिले हैं, मगर मुझे उम्मीद है इस मोमेंट में जितना अजीत दादा ने सपोर्ट किया है, रात को 2 बजे भी मेरी मम्मी से मिलने आए हैं, कमिश्नर साहब को भी बोला है कि नहीं आपको कैसे भी ये ढूंढना पड़ेगा, अलग अलग स्टेट से बात हुई है, तो प्रक्रिया चालू है। एंड मुझे यकीन है, मैं दुआ करता हूं कि जल्द से जल्द
मेरे पप्पा को, मेरे परिवार को, मुझे, पूरे दुनिया में, देश में, राज्य में, शहर में, मेरे मतदार संघ में, हम सबको न्याय मिले। बहुत शुक्रिया जिशान। से देखिए, हम भी यही उम्मीद करेंगे कि एक आम परिवार देश का जिस तरीके से इंसाफ की उम्मीद करता है, आपको और आपके परिवार को भी जल्द से जल्द इंसाफ मिले। अंग्रेजी में कहते हैं ना, वो एक क्लोजर, और वो क्लोजर बहुत जरूरी होता है, खासतौर से एक ऐसे परिवार के लिए जिसने अचानक से अपना सब कुछ खो दिया हो। और साथ ही आपको बहुत शुभकामनाएं आपके इस नए राजनीतिक सफर के लिए।